अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ हैं फाइज। इनकी उम्र 15 साल है। तकरीबन एक माह पहले फुटबॉल खेलते हुए इनके दाएं घुटने की इंजरी होती है और उसके बाद जब हम एमआरआई करवाते हैं तो लगता यही है कि इनका एसीएल कंप्लीट टूट चुका है। अब जब इतनी बड़ी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो ना सिर्फ पेरेंट्स के, माँ बाप के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बच्चा भी बहुत कंफ्यूज होता है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंजरीज जो है ये आम सी बात है, लेकिन इसको डील कैसे करना चाहिए, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखिए, कोई भी इंजरी होगी उसको डील करने का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमने फिजियोथेरेपी के ऊपर जाना होता है और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी होता है। तो सबसे पहले फाइज से ही पूछते हैं। फाइज, आप बेटा बताओ कि आपकी जो चोट थी वो कैसे लगी? फुटबॉल खेलते हुए मैं कर रहा था बॉल हाँ। ड्रिबल ठीक है। ड्रिबल ड्रिबल करके आगे गया हूँ स्प्रिंट करने के लिए। ठीक है। जो मेरा पाँव ऐसे हुआ है थोड़ा, अच्छा। फिर यहाँ से मुझे आई है आवाज़ पॉप साउंड की। ठीक है। उसके बाद से इंजरी हो गई। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि कुछ सवाल मैं करूंगा, बड़े बेसिक से सवाल होंगे ताकि लोगों को पता चले कि एसीएल जब टूटता है तो क्या नोयत होती है। सबसे पहले एक पॉप साउंड, यानी कि ऐसी चीज़ है जैसे कोई फट गई है, कोई टूट गई है तो एक साउंड आती है यूली। अब वो जो साउंड होती है वो दो वजूहात से आती है, या तो आपका लिगामेंट टूटता है तो या फिर मेनिस्कस की इंजरी होती है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब ये पॉपिंग साउंड हुई थी, तुम ड्रिबलिंग कर रहे थे, क्या उसके बाद तुम खेल सके थे? नहीं। तुम्हें मतलब तुम गिर गए थे? जी। ठीक। अच्छा, गिरने के बाद खुद उठ गए थे या कि आपके दोस्तों ने आपको उठाया था? दोस्तों और कोचेस ने। दोस्तों ने। कोई उसके बाद आपने फर्स्ट क्या किया था? मैं गया था हॉस्पिटल, गया था स्कूल के उधर। उधर मेरी की थी आइसिंग। आइसिंग की थी, ठीक है। तो क्या आइसिंग से कुछ बेहतर हो गया था? बेहतर हो गया था। क्या चलने के काबिल हो गए थे आप? चलने के काबिल नहीं, लेकिन स्वेलिंग हो गई थी कम। स्वेलिंग कम हो गई थी। तो जब आप वहां से चल के गाड़ी में बैठ के आए थे या कि आपको कोई क्रचेस के साथ चलना पड़ा है, दोस्तों के कंधों पे हाथ रख के मूव किया था? बाबा के साथ आया था चल के। बाबा के साथ आए थे? उनकी हेल्प से। उनकी हेल्प के साथ आए थे, क्योंकि टांग पे वजन पूरा नहीं पड़ रहा था। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे नाज़रीन एक बात अपने माइंड में रखिए कि जब भी एसीएल टूटेगा, जब भी कोई मेनिस्कस की इंजरी होगी और बड़ी सीवियर इंजरी होगी, तो यूजली आपका पहला स्टेप यही होगा कि आपसे पूरा वजन अब उस टांग पे नहीं पड़ेगा। अब अगर फर्ज करें, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको भी नी की इतनी बड़ी इंजरी हो गई है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फौरन आइसिंग करनी चाहिए। नंबर 2, आप उस टांग को उतना ही वेट डालेंगे जितना डलता है, अननेसेसरी ज्यादा पुश नहीं करेंगे। सेकंड, एज अर्ली एज किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, ताकि वो क्लिनिकली एग्जामिन कर ले कि आपकी इंजरी की नोयत क्या है। ये ध्यान रखिए कि ऑर्थोपेडिक के अंदर ऑलमोस्ट 99% जब आप पेशेंट स्टोरी बताता है या फिजिकली एग्जामिन करते हैं, या जो पैटर्न होता है इंजरी का, उसी से पता चल जाता है कि इंजरी कौन सी हुई है, कौन सा लिगामेंट टूटा है, कौन सी मेनिस्कस की इंजरी हुई है। तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब हम ये, क्योंकि एक माह हो चुका है, हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये बताएंगे कि करंट सिनारियो क्या है और उसके बाद इसको क्या लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। ये ध्यान रखिए कि इस वक्त फाइल जो हमारे पास आए हैं उसके माइंड में दो बड़े सवाल हैं। उसको ये पता है कि एमआरआई के ऊपर एसीएल टूटा हुआ है। मैंने इसको ये बुलाया था आज क्योंकि इसने बेसिक रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छे तरीके से फॉलो की है। ये नॉर्मल चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जब ये नमाज पे जाता है अत्तहियात की शक्ल में, तो उस वक्त इसको ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 10 तक पेन होती है। इसके अलावा जब ये कहता है कि मेरा नी थोड़ा ट्विस्ट होता है तो मुझे 1 आउट ऑफ 10 पेन होती है। ये देखिए कि 1 to 10 हम पेन स्केल की बात करते हैं कि भाई आपकी सीवियर पेन 10 है और 1 जस्ट स्टार्टिंग पेन है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इसकी एमआरआई के ऊपर तो जो है हमें पता है कि एसीएल टूटा होगा, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से इसका गोडा निकल रहा है, क्या वो इतना लैक्स है कि ये चलते फिरते भी निकलेगा? अगर तो चलते फिरते भी गोडा निकलना शुरू हो जाए तो फिर तो सर्जरी लाजमी है। वरना ये देखिए कई दफा एमआरआई के ऊपर जो लिगामेंट टूटा हुआ होता है, लेकिन मरीज अपने हैमस्ट्रिंग इतने तगड़े कर लेता है, जब उसका हैमस्ट्रिंग बहुत तगड़ा होगा तो ये देखिए एसीएल का जो मेन काम है, बेटा लूज छोड़ेंगे फाइज, मेन काम है इस हड्डी को आगे आने से रोकना। तो अगर आप अपना हैमस्ट्रिंग बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं तो आप अपने जो बोन है उसको आगे आने से रोक सकते हैं। तो ये देखिए साइंटिफिक स्टडी से बात साबित है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से स्टडीज की गई हैं कि अगर आप अपना हैमस्ट्रिंग बहुत स्ट्रांग कर लें, और कुछ लोगों के अंदर ऑलमोस्ट 50% लोगों के अंदर हम सर्जरी के बगैर भी खेल सकते हैं, अनटिल अनलेस
चलते हुए गिव वे ना, आपने बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन की हो, भागे जॉगिंग करें, गिव वे ना हो, गोडा ना निकले, आप फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल करें, गोडा ना निकले, तो फिर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से फील होता है कि जब ये गोडा आगे निकलता है। इसलिए बहुत सिंपल एक टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, इसका ये गोडा राइट नी है जो निकलता है, हमने इसकी बॉडी करेंगे बिल्कुल ढीला छोड़ दें बेटा, स्पाइस बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है, रिलैक्स है। जब ये बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देगा अपनी बॉडी को, तो फिर मैं ये नीचे वाले हाथ से इसको खींचूंगा और ये फील करूंगा कि ये जो बोन है कितनी आगे आ रही है, ठीक है। और यहां से तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर इसकी हड्डी आगे निकलती नजर आती है। तो इसका मतलब ये है कि एमआरआई जो रिपोर्ट है वो ठीक है, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको डबल टैली करने के लिए, चेक करने के लिए हम जाएंगे दूसरी लेग के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या हालात है। जब हम वहां पे देखते हैं और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, हमारा पूरा फोकस होता है और ये चेक करते हैं, तो यहाँ पे वो लेग्जिटी हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगामेंट है वो लैक्स जरूर है, लेकिन इसकी जब मूवमेंट मैंने चेक की है, क्योंकि जो एज ग्रुप है उस लिहाज से हमें अभी बहुत अर्ली सर्जरी के बारे में नहीं सोचना। सर्जरी के बारे में अर्ली क्यों नहीं सोचना? क्योंकि 15 साल का बच्चा है, अभी ग्रोइंग चाइल्ड है, 18 से 20 साल तक हड्डियां ने मैच्योर होना होता है। अगर हम इस स्टेज पे सर्जरी करते हैं तो अभी हड्डियां ग्रो कर रही होती हैं और हमें ये डर होता है अगर कोई अच्छी फैंटास्टिक किस्म की सर्जरी ना हो तो इसके हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरा जो आइडियली अभी आपके सामने मैं इसके साथ जो डिस्कशन करूंगा उसके अंदर मैं इसको इंकरेज करूंगा कि कंजर्वेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करे 3 से 6 माह। और अगर 3 से 6 माह ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन को फॉलो करता है और फिर भी ये फेल हो जाता है, फिर हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगेन सर्जरी के बारे में सोचते हुए इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम एक ऐसे सर्जन के पास जाएंगे जो रूटीन से यंग एथलीट्स के अंदर, ग्रोइंग चाइल्ड के अंदर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करता हो। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। यहां पे जब किसी को चोट लगती है और वो कंफ्यूज होता है और वो कहते हैं मैंने जल्दी सर्जरी करवानी है, तो हम किस तरह से कन्विंस करते हैं कि वेट। ये इसमें कि जब हम रिहेबिलिटेशन प्लान डिजाइन करते हैं तो इंडिविजुअलाइज होता है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा। ये नहीं हो सकता कि एक आम बंदा जो चलता फिरता है, अगर वो मोटर बाइक पे उसका एक्सीडेंट होता है, हम उसे कहेंगे फौरन सर्जरी करवा लो, हरगिज नहीं। ये ध्यान रखिए कि एसीएल का जो रोल है वो एडवांस एक्टिविटीज के अंदर है। यानी कि अगर आप रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जब आपका पाँव जमीन पे होता है, पूरी बॉडी ट्विस्ट होते हैं, उसने उस मूवमेंट को कंट्रोल करना है। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारी वो मूवमेंट्स नहीं है तो हरगिज कंफ्यूज ना हो इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। कि मैं स्पोर्ट्स कब स्टार्ट कर सकता हूँ खेलना दोबारा? जैसे जो मैं खेलता हूँ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, रग्बी, फुटबॉल, कब से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा तुम्हारा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये ध्यान में रखना है कि अभी हम चलने फिरने के काबिल हो गए हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हमारी नॉर्मल हो गई, वॉक हमारी नॉर्मल होगी, ये हमारा ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो हमारी अगली फेज क्या होना चाहिए कि अगली फेज में हमारी जॉगिंग नॉर्मल होनी चाहिए, हमारी इसके बाद जॉगिंग के बाद फिर रनिंग नॉर्मल होनी चाहिए, रनिंग के बाद हमारी जिग जैग मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, फिर उसके बाद जंपिंग नॉर्मल होनी चाहिए, फिर हमारा जैसे हेड करते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। फिर हम जैसे रग्बी खेलते हैं तो जब हम एक बंदे ने 2 बंदों हम ब्लॉक करते हैं तो वो हम फील करेंगे कि हाँ भाई मैं जब ब्लॉक करता हूँ किसी को पूरा जोर लगाता हूँ और उसमें मुझे उस इन्वायरमेंट को पहले क्रिएट करना है कि ये रग्बी के अंदर सारे एक्शन होते हैं और वो मैं जब करता हूं और मुझे कोई मसला नहीं आता तो फिर हम आपको खेलने की इजाज़त दे सकते हैं। ये दिल में कि इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आपने पहले ज़बरदस्त तरीके से नॉर्मल रिकवरी की है, क्योंकि फर्स्ट मंथ के अंदर इतनी बुरी इंजरी को आपने वंडरफुली हैंडल किया। तो मैं इसमें क्रेडिट तुम्हें जाता है। दैट शोज योर सीरियसनेस टू द स्पोर्ट्स, क्या वाकई सीरियस है। हमारे यहाँ लोग तो करते ही नहीं है, हम उनको कहते रहते हैं मेरे यूट्यूब पे बड़ी बड़ी में वीडियोस एसीएल को कैसे रिहैब करें, फर्स्ट वीक में क्या करें, सेकंड वीक में क्या करें, हर चीज़ को हम बताते हैं। आपके केस में मुझे खुशी ये है कि आपने उस रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करके नॉर्मल चल फिर के आ रहे हो, ठीक है। आगे इसीलिए तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं कि तुम्हें हम नेक्स्ट जब 3 माह के बाद हम देखेंगे और दोबारा की वीडियो बनाएंगे या किस तरह से आप बगैर सर्जरी के भी खेल सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड कि यहाँ पे पेशेंस बड़ी चाहिए, बड़ा कमिटमेंट चाहिए। तो अब अगर फर्क करो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा अगले 1 से 1 महीने का जो रिहैब प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नंबर 1 जिम, लेग प्रेस, हैमस्ट्रिंग कर्ल पे बहुत फोकस, स्क्वाट्स, लंजेस, ताकि ये वाली चीज़ें ये क्लोज चेन कहलाती हैं और इसमें हमारे थाई मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमारा लेग वर्कआउट आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेंगे।
साइड बाय साइड अपर बॉडी वर्कआउट, जैसे लास्ट में मैंने कहा था, इस वक्त राइट टाइम है कि अपने डोले शोले बनाओ, शोल्डर बनाओ, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट तगड़ी करो, ताकि हमें जो रग्बी हम खेलते हैं उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है ना। अच्छा, अब आ जाएगा कि हम 15 दिन हम प्रॉपर स्ट्रेंथ करते हैं और कार्डियो में एलिप्टिकल, साइकिलिंग, स्विमिंग, एवरीथिंग ऐड ऑन करना हमने, और लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी करना हमने, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो 15 दिन के बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी लेवल जैसे जॉगिंग और रनिंग की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो भी ठीक हो जाता है तो आफ्टर 1 मंथ जब मेरे पास आओगे तो हम एक फिटनेस टेस्ट आपका करेंगे, जिसके अंदर बेसिक क्राइटेरिया टू रिटर्न स्पोर्ट्स होता है। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मुझे राइट लेग से जंप करके दिखाओ, लेफ्ट लेग से जंप करके दिखाओ, फिर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे एक लेग पे जंप हॉप करके दिखाओ, ठीक है। तो वो हम सारा माहौल बनाएंगे, फिर हम आपको इजाजत देंगे कि अब आप सेफली बगैर सर्जरी के भी खेल सकते हो। लेकिन अगर कहीं लम्बे हमें लगा कि नहीं यार तुम्हारा गोडा निकलता है या तुम्हारी मनिस्कस फंसती है या तुम्हारा नी लॉक होता है, तो फिर हरगिज हम इजाजत नहीं दे सकते कि हम अनसेफली किसी भी यंग बच्चे को ग्राउंड में जाने दें। तो देखो अभी बहुत यंग एज है, 15 साल के तुम हो। डर ये है कि अगर हमारा गलत फैसला होगा तो अंदर से हड्डियां रगड़ खाना शुरू हो जाएंगी। तो जो चीज हम सर्जरी के बगैर या सर्जरी के साथ ठीक कर सकते थे, कल को शायद सर्जरी के साथ भी हम ठीक ना कर सके। तो इसलिए हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। और वेरी सेंसिबल, और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से तुम अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आफ्टर 1 मंथ हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। अभी तुम्हें जिम करना है और बकाया चीज़ें जो मैंने बताई हैं। मुझे बताओ तुम्हारी वैसे अपनी स्कूल के अंदर, तुम एचईएसएन के स्टूडेंट हो, तो स्कूल के अंदर तुम्हारी क्या पोजीशन है? आप किस पोजीशन में खेलते हो और क्या तुम्हारी पोजीशन है प्लीज? स्ट्राइकर खेलता हूँ। हाँ हाँ। पिछले साल मैं था एचएसएन कॉलेज की कोल्स टीम में जो होती है अंडर 14 टीम। अच्छा माशाल्लाह। मैं उसका था टॉप स्कोरर। वाह गुड। मेरे थे 9 गोल्स एंड असिस्ट 9 गेम्स के अंदर। जबरदस्त। तो अब मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। काफ़ी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना, दैट इज अ लाइफ। इंजरी से एक बाद बेटा जो लोग वापस आते हैं, बिलीव मी, मुझे 21 ईयर्स हो गए हैं स्पोर्ट्स के अंदर। 21 ईयर्स के अंदर मैंने ये देखा है कि जो जितनी जल्दी छोटी मोटी इंजरी कैरी करता है उतना वो स्ट्रांग प्लेयर बन के आता है। आप दुनिया के टॉप प्लेयर जितने भी उठा के देख लो, रोनाल्डो ब्राजीलियन, आपकी पैदाइश से भी पहले का है, 7-8 गोल्स जो था, ACL टूटा, रिहैब हुआ, अर्ली रिहेबिलिटेशन में वो फेल हो गए, दोबारा ACL टूट गया एंड दे सेकंड सर्जरी, गोल्डन शूज। आप सारे लिस्ट उठाओ, हमेशा सिर्फ वो वाला रास्ता नहीं देखते कि यार स्मूथ रास्ते पे कैसे लोग चलते हैं। आप ये देखें जिग जैग पाथवे से भी लोग बड़ा अच्छा निकलते हैं। और जो भी दुनिया में तगड़े प्लेयर है, आप कभी देखें, आप इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि जब वो देखते हैं कि यार कि हमारी फिटनेस का लेवल कहाँ था, जैसे क्रिकेट टीम देख लें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें नजर आता है कि लोगों ने अपने आप से सीखा है, ठीक है। तो तुम्हारी बड़ी आइडियल एज है, तुमने टका के अपना वर्कआउट करना है, जिम करना है, स्ट्रेंथ करनी है, और 2 चीज़ों पे पास नजर रखनी है। नंबर 1 कि गोडा गिव इट नहीं होता, वो फौरन हमें अपने बताना है, या जब आप पूरा बेंड करते हो तो पेन आहिस्ता से कम हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आहिस्ता से खत्म नहीं होती तो फिर हम फर्दर रीएवैल्यूएट करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे उसका जिम का लेग्स पे। बोलो। तो ACL से पहले मैं करता था स्क्वाट 120 kg। अब मेरे से स्क्वाट हो रहा है कभी 50 कभी 60 मैक्स। तो फिर बहुत अच्छा है बेटा। तक आएगा मेरा वापस उस पे? आफ्टर 1 मंथ, इन अ मंथ आप बिल्कुल वापस आ जाओगे। अभी आपने 50-60 का ही करना है। हर हफ्ते के बाद आपने 10% ऐड ऑन करना है, जैसे इंक्रीमेंट होता है वो आप ऐड ऑन करोगे तो बड़े आराम से आप 1 मंथ के बाद 100-120 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, डन। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी का भी ACL टूटा है और वो कंफ्यूज है कि क्या मैं सर्जरी तरफ जाऊं या ना जाऊं, तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें, एक अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलें जो फौरन आपको सर्जरी की तरफ ना लेके जाए, बल्कि दुनिया के अंदर जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है कि ऑलवेज ट्राई कंजर्वेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे बढ़कर मैं फैज का बहुत मशकूर हूं कि उसने हमें इजाज़त दी, क्योंकि इस वीडियो की मदद से ना सिर्फ इसको फ़ायदा होगा बल्कि बहुत से यंग बच्चों को फ़ायदा होगा, और उन पेरेंट्स को फ़ायदा होगा जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की इंजरी होगी अब क्या करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।